बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरे कॉलेज कारसाज का फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा 2022 का इस साल जो पेपर हुआ है वो है हमारे पास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समझ लीजिए इनको। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। यस, तो जनाब पहले एमसीक्यू के अंदर वो हमसे कह रहा है द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। डायमेंशन के चैप्टर के ऊपर 2 वीडियोस हैं उसमें, जिसमें पहली वीडियो है उसके अंदर हमने डायमेंशन सारी कैलकुलेट करना सिखाई है और दूसरी वीडियो के अंदर हमने इक्वेशंस को डायमेंशनली करेक्ट चेक करना सिखाया है। सो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारी डायमेंशन कैलकुलेट करना आ जाए। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हैं मेरे पास 5.642 एंड 4.71 इन द फोर्थ कमिंग सिग्निफिकेंट नंबर इज। तो इनका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले ज़रूरी है कि दोनों को के सिग्निफिकेंट नंबर की तादाद बराबर कर ली जाए। अब पहले वाले में सिग्निफिकेंट नंबर है 4 और दूसरे वाले में सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट नंबर 3 करूँगा फिर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, जो आंसर आएगा उसके भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो मैं अगर नीचे जवाब देखता हूँ तो इसमें ये एक हमारे पास है जिसके सिग्निफिकेंट नंबर हैं 3। तो मैंने डायरेक्टली इस जवाब पे पहुंच गया। अब ऑप्शन इतना आसान दिया हो कि कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा भाई, इंट्रावेनस इंजेक्शन बाय मींस ऑफ द सिल्वर सिरिंज इब्न सीना साहब थे जिन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको खुश रखे। इफ ए इज इक्वल टू बी, दोनों वेक्टर इक्वल हैं, देन द स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है ए डॉट ए कर लो। तो अगर ए डॉट ए करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। और अगर दोनों को बी करता है तो बी डॉट बी स्क्वायर होता है। ये माइनस बी स्क्वायर लिखा है इसलिए इसको छोड़ दिया मैंने। ओके, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस पे लग रही है। तो वाई कॉम्पोनेंट कितना होगा? 0 होगा। जब लगी एक्स एक्सिस पे रही है तो वाई तो है ही नहीं ना। अगर एक्स वाई दोनों के ऊपर लग रही होती, कोई एंगल बना रही होती, तब होता। इफ ए की वैल्यू है माइनस ए आई कैप और बी है बी जे कैप, ए क्रॉस बी क्रॉस ए हमारे पास क्या होगा? तो हम बी को ए से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए बड़ा आसान है। तो जब बी वाला स्मॉल बी को स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जस्ट नंबर है तो ये हो जाएगा बी ए, इसको लिख दें या ए बी लिख दें। तो ये देखें इन दोनों ऑप्शन में ए बी दोनों में नज़र आ रहा है। अब इन दोनों के ऊपर देखते हैं कि जवाब कौन सा होगा। उसके बाद हमारे पास जे क्रॉस आई है। तो जब जे क्रॉस आई होता है या आई क्रॉस जे होता है तो के होगा। तो जे क्रॉस आई है तो माइनस के होगा। अब ये आना चाहिए माइनस के, लेकिन एक माइनस पहले से भी तो रखा हुआ है तो ये हमारे पास प्लस के हो जाएगा। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन, ए बॉडी ऑफ मास 20 kg स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली, बिल्कुल ऊपर से छोड़ा नीचे आ रही है। दी हाइट लॉस बाय इट, हाइट लॉस का मतलब है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, ऊपर से कितना डिस्टेंस कवर किया, ये मतलब है हाइट लॉस्ट। 2 सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वी आई इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी जब हम फ्री फॉल करवाते हैं, तो वी आई टी तो खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या रह गया? हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी 9.8 और टी टाइम है हमारे पास 2 सेकंड। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 4 है और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो इट इज़ 19.6। सिंपल कैलकुलेशन है, समझ में आ रही होगी। हाफ मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट वन, इफ द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आर द सेम, ये सिंपल डेफिनेशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अगर इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाए तो बॉडी किससे मूव कर रही होती है? यूनिफॉर्म से। हाउ मैनी मीटर्स विल ए 20 kg बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट फॉल फ्रीली, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर किया है, नंबर 7 किया है। आपने उसको छोड़ा, वो कह रहा है 1 सेकंड बाद क्या होगा? तो वी आई टी तो खत्म हो गया, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी 9.8 और टी स्क्वायर। तो टी 1 के स्क्वायर, तो इस दफ़ा हमारे पास कितना हो जाएगा? 9.8 डिवाइडेड बाय 4.9, 9.8 डिवाइडेड बाय 2 तो 4.9। ये मेरी बात समझ रहे हैं? अब इसमें जो इसमें मैथ दिया हुआ 20 kg और पहले वाले में भी 20 kg दिया था, मैथ का कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे कबूतर का पर हो चाहे मेटल की बॉल हो, अकॉर्डिंग टू द गैलीलियो अंडर द एब्सेंस ऑफ द एयर दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ओके, तो इसलिए हम इस मैथ को नज़रअंदाज करते हुए बात कर रहे हैं। तो हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, हाफ हमारे पास जी 9.8 और टाइम 1 है, तो 9.8 को 2 से डिवाइड करें, दिस बिकम 4.9। आई बिलीव सो समझ में आ रहा होगा। अच्छा जनाब, नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम। कह रहा है एन एंगल सबटेंडेड एट इस सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज डबल दैट ऑफ द रेडियस। अच्छा, जब हम चैप्टर 4 में सर्कल की बात करते हैं तो जो एंगल होता है हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं? एस इज इक्वल टू आर थीटा, है ना। तो थीटा क्या होता है? एस डिवाइडेड बाय आर।
एस कहता है आर्क लेंथ, तो वो कह रहा है जो आर्क लेंथ है वो डबल है रेडियस से, तो रेडियस आर है तो आर्क लेंथ क्या होगा 2r होगा। तो अगर आप 2r को डिवाइड करें r से तो r से r कैंसिल हो जाएगा, थीटा कितना आएगा 2 क्या है रेडियन है, अच्छी तरह याद रखिएगा 2 क्या आया रेडियन आया। 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है, तो 2 रेडियन किसके बराबर होगा 57.3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 57.3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 11.6। ओके नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, b0। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ टू स्टोन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट सेम स्पीड से, एक का एंगल है π/3 जो कि बनता है 60, दूसरा है π/6 जो कि बनता है 30, तो 60 और 30 का सम कितना होता है 90। अगर आपने प्रोजेक्टाइल की थ्योरी देखी हो तो हमने आपको बताया था वो दो एंगल जिनका सम 90 होता है वो दोनों एंगल सेम रेंज देते हैं। तो वो कह रहा है R1 R2 क्या होंगे, R1 R2 दोनों सेम होंगे। क्यों दोनों की रेंज सेम है, if they are launched from the same point and they have same velocity then they will have same range। it doesn't depend के मतलब ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि उनकी एंगल मुख्तलिफ है तो मुख्तलिफ होंगे, नहीं, एंगल का सम अगर 90 है तो वो सेम हो जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। ओके जनाब अली, थोड़ा सा ज़रा जूम आउट करूँ, नज़र तो आए, आउट हो रहा था वो। टॉर्क ड्यू टू द कपल ऑफ फोर्स, चैप्टर नंबर 5 में हमने बताया कपल ऑफ फोर्स, कपल जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, इंडिपेंडेंट और नहीं, वो इंडिपेंडेंट टू ओरिजिन होता है। ये सबसे ख़ास बात होती है हमारे पास किसकी, जो कपल से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। कंट्रोल प्लस थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको फिर दोबारा। ओके जनाब, ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम डज नॉट पोजेस एनी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि देयर इज नो एक्सेलरेशन। द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जूल सेकेंड, पिछले साल के एनुअल एग्जाम में भी आया था, बल्कि मेरा ख्याल है सप्लीमेंट्री में भी आया हुआ है। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम हाफ ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट ए डेप्थ ऑफ, कितनी डेप्थ में होगा। अच्छा जनाब, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम हाफ ऑफ 9.8, तो एट ए डेप्थ ऑफ, डेप्थ का फॉर्मूला लगाइए तो वो है g' (g) = 1 - d/re। g' है वो कह रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, बिकम हाफ ऑफ 9.8, तो हाफ ऑफ 9.8 ये g' की वैल्यू है आपके पास, और जो यानी g' आपके पास क्या होगा g/2, और फिर डिवाइड कर दिया आपने किससे, आपने डिवाइड किया g से, तो g से g कैंसिल हो गया तो हाफ हो जाएगा हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हाफ है = 1 - d/re, तो 1 को इक्वेशन के अगर आप दूसरी तरफ ले जाएं हाफ -1 कर लीजिए या 1 - हाफ कर लीजिए, साइन एक्चुअली चेंज कर लूँगा क्योंकि -d/re है, ठीक है। सो अगर मैं ये चेंज करता हूँ तो ये बन जाता है हाफ, और d को यह इक्वेशन की इसी तरफ रहने दूँ और re को दूसरी तरफ लेके चला जाऊँ तो ये बन जाएगा हाफ re। सो d शुड बी हाफ re। ओके ओके जनाब, नेक्स्ट वन है हमारे पास, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लूँ। ओके कह रहा है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ यू गो टू द डिस्टेंस इक्वल टू डबल द रेडियस ऑफ द अर्थ, जितना ज़मीन का रेडियस है उससे ऊपर चले जाएं, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी विल बिकम, तो वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है एक चेंज लेकर आना चाहिए था। अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यस बिल्कुल ठीक है, मैं समझ रहा था अबव द सरफेस नहीं लिखा, नहीं लिखा हुआ है, गुड। तो जनाब अली ये याद रखिएगा चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल नंबर 5, तो अगर आप न्यूमेरिकल नंबर 5 करें तो पहले तो उसने कहा हुआ है जितना ज़मीन का रेडियस है इतना ही ऊपर जाएं, और बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है जितना ज़मीन का रेडियस है उसका डबल ऊपर जाएं। तो ये डबल ऊपर जाने वाला बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे वो जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे उसने MCQ बना दिया, तो ये बड़े आसानी से हो जाता है। आपको मेरी एडवाइस है उस न्यूमेरिकल को ज़रूर देख लीजिएगा, चैप्टर 6 और न्यूमेरिकल नंबर 5, तो 1/9 बनता है, तो दिस इज द आंसर। देयर आर 2 स्मॉल masses A and B, mass A is 5 times as great at that of the B, जो A का मैस है वो B से 5 टाइम्स ज़्यादा है। ऐसे समझ लो अगर B का मैस है 10 किलो तो A का मैस है 50 किलो, एक 10 किलो एक 50 किलो, ऐसे समझ लो। कह रहा है A अट्रैक्ट कर रहा है B को, यानी जो 50 किलो वाला है वो 10 किलो वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, कितनी फोर्स से, 100 न्यूटन से। तो कह रहा है B वाला किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहता है कि दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, तो 100 न्यूटन। इसमें मैसेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी देखो मैं ज़मीन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ज़मीन मुझे अट्रैक्ट कर रही है, तो ज़मीन मुझे ज़्यादा खींच रही है, मैं ज़मीन को, दोनों इक्वल कर रहे हैं। ये लॉजिकल बात है, आप जब थ्योरी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वर्क डन अलॉन्ग ए क्लोज पाथ इन कंजर्वेटिव फील्ड इज 0, सिंपल डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फील्ड की। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10⁻⁶ जूल, 10⁻⁶ को उसने मेगा लिखा हुआ है, ओके। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस r
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है, नेगेटिव में ये आंसर है, बाकी सारे पॉजिटिव में है। तो मेरा ख्याल है बगैर कुछ देखे मुझे इसके ऊपर टिक कर देना चाहिए। आगे जनाब, टू साउंड वेव हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज सुपरइम्पोज ईच अदर टू प्रोड्यूस बीट। बीट का टॉपिक है। बीट आर हर्ड, कैसे हम सुनते हैं बीट को? द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव शुड बी जीरो। जब वो जीरो होता है, फिर जीरो से कम से मैक्सिमम होता है, फिर मैक्सिमम से कम होते हुए जीरो होता है, तो वो एक इन्वेलप बनता है। वो इन्वेलप उसी वक्त बनेगा जब एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव जीरो होगा, तभी हम बीट्स को साउंड को डिटेक्ट करेंगे। ख्याल कीजिएगा, बीट इज समथिंग एल्स, साउंड इज समथिंग एल्स। साउंड तो मुसलसल आवाज़ है, लेकिन उस आवाज़ में आवाज़ का आना और जाना, दैट इज बीट्स। ओके, इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इज, हमारी किताब में वैल्यू दी हुई है, सो उसी को मानते हुए 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम I0 भी कहते हैं न्यूमेरिकल्स में। एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज मैक्सिमम, एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ओनली वन नहीं, बोथ एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेफ्ट एंड राइट एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट कन्फर्म, लाइट की पोलराइजेशन का प्रोसेस इस बात को कन्फर्म करता है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है। तो ये चूँकि बड़ा ही मशहूर ज़माना किस्म का MCQ है, डायरेक्टली जवाब दे दिया, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। ओके, इन केस ऑफ द थिन फिल्म कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज चेंज। जो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन पढ़ते हैं थिन फिल्म में, वो हम डिस्ट्रक्टिव के लिए पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए कि फेज रिवर्सल हो जाता है, फेज रिवर्सल की वजह से सारा काम होता है। ये भी मैंने चैप्टर नंबर 9 में थिन फिल्म के ऊपर वीडियो बनाई है, थ्योरी सारी समझाई है। द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ब्रेक्स लॉ, 2D sin थीटा m लैम्डा। पिछली दफ़ा भी, पिछले साल भी करा रहा था, बोला सही था, निशान गलत लगा दिया, 2D sin थीटा m लैम्डा। यस, गुड। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज फोकस एट इन्फिनिटी, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव का 0.3 मीटर है, ख्याल करना, और आई पीस का है 5 सेंटीमीटर। देख लो, एक को मीटर में दे दिया, एक को सेंटीमीटर में दे दिया। द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप F0 प्लस FE, दोनों को प्लस करते हैं, तो 0.3 को अगर मैं सेंटीमीटर में करता हूँ तो बनते हैं 30 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, तो 35 सेंटीमीटर, ये है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ रही है, एहतियात करनी है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की मैग्नीफाइंग पावर प्लस में होती है, लिहाजा ये माइनस वाला आंसर तो नहीं होगा। कैसे होगा? 20 सेंटीमीटर दिए, जब सेंटीमीटर में दिए तो 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ करते हैं, जब सेंटीमीटर में दिए तो 100 डिवाइडेड बाय 20 करें तो आपके पास आता है 5, और यूनिट इज डायोप्टर। When object is placed between the principal focus and the convex lens, then the image form, जब principal focus और लेंस के दरमियान में किसी भी जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर दूसरी तरफ इमेज नहीं बनता, इमेज उसी तरफ बनता है, वो वर्चुअल इमेज होता है। तो अगर हम देखते हैं तो देयर आर 2 ऑप्शन विद द वर्चुअल इमेज, ये भी वर्चुअल इमेज, ये भी वर्चुअल लिखा है, इन दोनों में से एक में लिखा डिमिनिश, एक में लिखा मैग्नीफाइड। तो अब इसको आपको थोड़ा सा ना कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखें, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर इमेज उस ऑब्जेक्ट से पीछे बन रहा है, वर्चुअली क्यों ना हो, तो वो मैग्नीफाइड होगा, और अगर उससे आगे बनेगा तो वो डिमिनिश होगा। अब सवाल ये कि वो आगे बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो ये करना है आपको, और कैसे करना है कि थिन लेंस का फॉर्मूला लगाएं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f एज इट इज है, 1/p कितना है, वो कह रहा है हाफ द फोकल लेंथ है, तो 1/ जो p है वो है f/2, तो 2 को ऊपर ले जाएं तो बन जाएगा 2/f। तो अभी इक्वेशन जो बनी वो क्या बनी, 1/f, 1/p को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, माइनस 2/f, 1/p क्या बन चुका है, 2/f, तो 1/f माइनस 2/f इज इक्वल टू 1/q। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। तो वो आंसर अगर तो आपके पास फोकल लेंथ जो है, यानी हाफ ऑफ द फोकल लेंथ, उससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो मैग्नीफाइड है, कम आ रहा है तो डिमिनिश है। तो मेरा ख्याल है कि इसको करके मैं देख लेता हूँ फिर मैं। तो जनाब ये इसका जो जवाब मेरे पास आ रहा है जब मैंने इसको किया, यानी 1/f और जो 1/p था उसको मैंने किया 2/f, तो इक्वेशन दूसरी तरफ ले गया तो 1/f माइनस 2/f। इसको जब मैंने सॉल्व किया और पूरे आंसर आने के बाद उसको रिवर्स किया तो q की वैल्यू f के बराबर आई, तो q जो है वो p से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मैग्नीफाइड होगा हमारे पास। तो इट इज़ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, आई बिलीव से समझ में आ रहा होगा। बट इफ़ यू फील के देयर इज सम कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, इंशाल्लाह आई विल गिव यू द आंसर। द एक्सेलरेशन पोजेस्ड बाय रोटेटिंग डिस्क ड्यू टू द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ये इस साल सप्लीमेंट्री का जो फर्स्ट ईयर का पेपर था ये उसका MCQ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है सप्लीमेंट्री के MCQ करना ज़रूरी है, बराए मेहरबानी याद रखिएगा। तो अगर एक बॉडी जो कि एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है और एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करती है तो फिर टेंजेंशियल एंड वो सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों होती हैं। तो वो कह रहा है कि बोथ टेंजेंशियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों होंगी, यस।
इसको एंगुलर की जगह पे सेंट्रीपिटल लिखना चाहिए था, बट ओके, नो वरीज। इफ द टेंशन इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल, टेंशन को हमने 2t कर दिया, तो स्टैंडिंग वेव की जो स्पीड है वो टेंशन के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। समझ आ रही है? तो अंडर रूट टी है, तो अगर t की जगह पे आपने 2t कर दिया तो 2 का रूट कितना आता है हमारे पास? 1.4, तो ये बनता है 1.4 टाइम्स। ओके, विच प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट इज यूज टू डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस सच एज शुगर। इसको मालूम करने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं वो पोलराइजेशन है हमारे पास। सो पोलराइजेशन इज ए प्रोसेस जिससे हम ये कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है तमाम एमसीक्यूज हो गए हैं। मुझे मेरे स्टूडेंट ने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें, इसको मत करें, बस हमें जवाब पे निशान लगा दें, थोड़ा बहुत बता दिया करें, तो मैंने वो किया। बट इफ़ सम ऑफ यू फील के नो दिस इज़ नॉट इनफ एंड यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह आई विल गिव यू मोर डिटेल कि मैं जो आंसर पे पहुँचाऊँ वो किस तरीके से पहुँचाऊँ। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।